कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। पढ़ाते लिखाते आप हैं, लेकिन पालते कोई और हैं और पालने के कारण सेवा करते किसी और की है। इस बात को हमने पिछले 2-3 दिनों से जानने का प्रयास किया है। तो इस गौरवमयी अतीत को जब हम जानते हैं, जान पाएंगे, तब जाकर के इस पिंजरे से भी बाहर आ पाएंगे जो आज़ादी के बाद भी हमारे लिए कैद करके रखा है। इसलिए हम विश्लेषित कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो 47 के पहले आपको गुलाम के रूप में जानती थी और आज आपको आज़ादी के रूप में जानने लग गई। आप लोग सुन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले की तुलना में आप इतने सुकून के साथ बैठे हों कि ऊपर चलते हुए पंखे आपको नींद लाने में कारण बन रहे हों। थोड़ा सा अच्छे से बैठ जाओ, टिक करके मत बैठो और हाथ बांध करके मत बैठो, क्योंकि कई बार जब ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है और बाजू वाले को झोंका आ जाए तो एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। आप बहुत मुश्किल से ड्राइव कर रहे हैं इस गाड़ी को, और ऐसे में यदि आप बाजू में बैठ करके एक हाथ ऐसा कर दोगे तो पूरी की पूरी सभा कहीं की कहीं और पहुंच जाएगी। सुन रहे हो ना आप लोग? सो रहे हो ना आप लोग? नहीं सुन? अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। हम बीच बीच में पूछते रहेंगे, क्योंकि इतनी मशक्क़त करके आप रात में थकते हैं। महाराज, रात में थकते हैं कि थकान मिटाते हैं? अरे, जिनको सहज नींद नहीं आती वो रात में अल्टा पल्टी करके कितने थक जाते हैं, तब जाके सुबह सुबह उनको जब अच्छी नींद आती उसी समय शांतिहारा की घंटी बज जाती, अभिषेक की घंटी बज जाती। अब उठ के आना पड़ता है उनके लिए। क्यों? महाराज जी पहुँचेंगे अलग अलग मंदिरों में शांतिहारा कराने के लिए। आज हमारे मंदिर का टर्न है, आज हमारे मंदिर का टर्न है, तुम्हारे मंदिर का टर्न है। वेदी में तुम विराजमान हो कि भगवान विराजमान है? हाँ, भगवान के मंदिर का टर्न है, क्योंकि भगवान अपने आप में इंटर्न है। ये बात अलग है, आप बहुत आगे निकल गए हो तो आप इंटर्न हो या ना हो, रिटर्न तो आपको अवश्य होना पड़ेगा। इसी बात को समझाने के लिए हम आप चर्चा कर रहे हैं। तो बस कुछ लोग हैं जो अभी इंटर्न होने में देर लगाएंगे। कम से कम तुम भगवान के मंदिर को बनाने की बात करो या ना करो, कम से कम भगवान के मंदिर तक जाने की बात तो करने लग जाओ। महाराज, हम रोज मंदिर आते हैं, रोज मंदिर तो मंदिर का माली भी आता है। हम रोज माथा झुकाते हैं, वो तो दिन में 10 बार झुकाता है। महाराज, हम रोज दिन में 2 बार आते हैं, माथा झुकाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, और हमारे भगवान के प्रति आस्था भी है। आस्था तो उस माली की भी है, क्योंकि उसको इतनी बड़ी आस्था होगी, भगवान आप नहीं होते तो मेरा घर नहीं चलता। तुम्हें तो इतनी आस्था होगी नहीं, तुम तो भगवान हो या ना हो तुम्हारा घर चलता रहता है और चलाते रहते हो। अब इन्हीं सब चीज़ों का नाम यदि मंदिर आना है, और यदि इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से आप बोलते हो कि दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम मोक्ष साधनम, ऐसा जो कहते हो, दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम, तो मोक्ष का सोपान, कर्मों का नाश और पाप का नाश सबसे पहले माली का हो जाएगा। क्योंकि तुम तो दिन भर में 2, 5, 10 मिनट के लिए मंदिर आते होगे, वो तो दिन में कई घंटों यहाँ पर रहता है। यदि इन 3-4 चीज़ों के नाम दर्शन करना है तो मंदिर का माली आपसे बहुत अच्छे से कर लेता है। तो यदि इन चीज़ों के दर्शन होने के कारण किसी को स्वर्ग की प्राप्ति, किसी को मोक्ष का साधन और किसी के पाप के नाश होते होंगे, तो माली के पाप के नाश पहले हो जाएंगे, आप सब यहीं बैठे रह जाओगे। सुन रहे हो आप लोग? तो महाराज, किसका नाम दर्शन है? बता दें अभी, कि अभी भारत की बात चलने दें। महाराज, राष्ट्र धर्म और जिन धर्म दोनों को पैरेलल चलाते रहो। इसलिए तो हम पूछना चाह रहे हैं कि किन चीज़ों के आधार पर तुम आज ये कह रहे हो कि भारत 47 के बाद आज़ाद हो गया और 47 के पहले गुलाम था? इतनी गौरवमयी हमारी अतीत परंपरा रही है, और ऐसे ऐसे उद्योग धंधे उस समय चलते थे, सर्जरी होती थी, साइंस और टेक्नोलॉजी उस समय थी। ये तो भ्रम फैला करके और एक के बाद एक कानून ला करके ध्वस्त कर दी गई, और फिर बाद में जब ध्वस्त करने के बाद धीरे से किसी ने, ऐसा होता ना, कभी आपने देखा हो जो सर्कस में हाथी लाए जाते हैं या तो जो महावत हाथियों को पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं मालूम है? एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर घास ढक देते हैं,
और सामने एक प्रलोभन देते हैं। जब वो हाथी उस प्रलोभन के चलते उस ओर भागता है, वहाँ तक पहुँचने के पहले गड्ढे में गिर जाता है, और गड्ढे में गिर जाता, 2-3 दिन का उपवास करा दिया जाता, और उपवास कराने के बाद वही महावत जिसने गड्ढा खोदा था हाथी पकड़ने के लिए, वही 3 दिन के बाद आता, थोड़ा थोड़ा उसके लिए रोटी गुड़ या गन्ना देता। हाथी सोचता यही मेरा सबसे बड़ा उपकारी है। ठीक ऐसी दशा भारतवासियों की हो गई है, जिनने प्रलोभन देकर ही गड्ढा खोदा और पूरे भारतवासियों को उस गड्ढे में गिरा दिया। और गिराने के बाद धीरे धीरे जब कंठ सूख गया, आंतें सूखने लगी, फिर धीरे धीरे कुछ निबोले दिए और हम मानने लग गए अंग्रेजों ने आकर के हमारे लिए बहुत संपन्न और शिक्षित बना दिया। अब बताओ उस हाथी में, अरे उस हस्ती में और तुम्हारी हस्ती में कौन सा अंतर रह गया? तुम अपनी हस्ती की मस्ती में चलते हो, वो मस्ती में चलने वाला हाथी ऐसी हस्ती की शिकार हो गया, जाके गड्ढे में गिर गया। ठीक ऐसी ही दुर्दशा हमारी हो गई है। इसलिए हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हाथी तो बहुत तेज भागा और गड्ढे में गिर गया। हम तेज नहीं भागने वाले, एक एक दिन करके आपको 15 अगस्त तक और हो सकता है उसके बाद तक ले जाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सही अपनी मिल्कियत याद हो पाए, जिसके नहीं जानने के कारण आज तक हम उस चीज को ढोते आए हैं जिसको तो हमें पहले ही धो देना चाहिए था। अब उस समय जब 1,30,000 मीटर कपड़ा प्रति वर्ष निर्यात होता था, एक एकड़ जमीन में 56 कुंटल अनाज होने की क्षमता थी। ऐसी उपजाऊ उर्वरा भूमि हमारी थी। आज हो सकता किसी, कितना भी तुम खाद यूरिया डाल देना, कितने ही पेस्टिसाइड डाल देना, कितना ही कुछ कर लेना, लेकिन 1 एकड़ जमीन में 56 कुंटल अनाज पैदा करने की सामर्थ्य है। उस समय कोई न खाद था, न यूरिया था, न रासायन था, न कुछ नहीं था, लेकिन कैसी उर्वरा शक्ति थी और कैसे उस जमीन को उर्वरा युक्त बनाया जाता था। यूरिया के माध्यम से नहीं, खाद के माध्यम से नहीं, कीटनाशक के माध्यम से नहीं, कीट पोषक के माध्यम से। महाराज कीट पोषक के माध्यम से, हाँ ये भी कभी बताएंगे, अभी इसी इन्हीं दरमियान आने वाली चीज़ है, सब चीज़ें बताएंगे। भले ही भगवान आदिनाथ ने गृहस्थ अवस्था में 80 कृषि विद्या वाणिज्य जो शिल्प इनके उपदेश आपको दिए थे, लेकिन उस उपदेशों को पाकर के आपने उनके साथ कितना न्याय किया है, इसकी समीक्षा तो हम कर सकते हैं। हम आपको खेती करना नहीं सिखाएंगे, लेकिन जो तुम गलती कर रहे हो उसको तो आपको बता सकते हैं, बताएंगे, समय आने पर बताएंगे। तो 1 एकड़ में 56 कुंटल अनाज, यदि किसी व्यक्ति के पास 1-2 बीघा जमीन है, पर्याप्त हो गया काम उसका, अपना पूरा परिवार पाल लेगा और दूसरों के परिवार भी पाल लेगा। और इसके साथ साथ सर्जरी के इक्विपमेंट्स कैसे थे, सारे जितने भी इक्विपमेंट्स आज सर्जरी में यूज होते हैं, वो फादर ऑफ सर्जरी जिनका नाम सुश्रुत है, उन सुश्रुत के माध्यम से पहले ही डिजाइन कर दिए गए हैं। उन सबके आकार ग्रंथों में वर्णित हैं कि इस प्रकार की शल्य चिकित्सा करते वक्त इस प्रकार का औजार आप यूज करना, ताकि आपको आसानी हो और मरीज को ज़्यादा पीड़ा ना हो। एनेस्थीसिया जिसको आप निश्चेतक बोलते हैं, वो भी उस समय उपलब्ध था, तब तो जाकर के इतने बड़े बड़े सर्जरी हुआ करती थी। और भी बड़ी बड़ी चीज़ें, अब स्टेनलेस स्टील भी उस समय था, तो हथकरघा उद्योग भी उसमें फला फूलता था। कपड़ा व्यापार भी यदि वहाँ पर, और केमिकल रासायनिक चीज़ों का उत्पादन भी बहुत होता था। आज केमिकल फार्मिंग भली होने लग गई है, लेकिन केमिकल का उत्पादन करने के लिए हम विदेशों पर मोहताज हैं। लेकिन यहाँ पर सबको रसायन, मेटलर्जी यहाँ पर थी, केमिकल साइंस यहाँ पर था, केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर थी। जितनी भी इंजीनियरिंग की विधाएं आज हैं, वो सारी की सारी भारत में 200 से 300 वर्ष पूर्व विकसित अवस्था में थी। तो विकसित थी तो आज रह क्यों नहीं गई? एक के बाद एक कानून ला करके उनको ध्वस्त किया गया, और फिर बाद में उसी हाथी की भांति थोड़े थोड़े निवाले देते चले गए, और हम मानते चले गए कि विदेश से आकर के फिर से विज्ञान हमारे
भारत में जीवित हो गया, फिर से जीवित हो गया, ये मानना फिर भी ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ था ही नहीं, ये मानना बहुत बड़ा अपराध है भारतीयों के प्रति और भारत के प्रति। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि 47 के पहले भारत को लोगों ने गुलाम मानना प्रारंभ कर दिया। एक के बाद एक कानून लाए गए, ऐसे ऐसे कानून लाए गए जिस कानूनों को पालन करने में भारत के लोग खुली हवा में सांस लेने के बावजूद भी दम घुटना सा महसूस करने लग गए। कभी खुली हवा में दम घुटा है आप लोगों का? महाराज खुली हवा मिलती कहाँ है? हम तो घुटती आबादी में रह करके भी खुली सांस लिया करते हैं। हमारे घर में तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। ये बात अलग है कि हमारे शरीर को काम तमाम करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं तो हैं। एक के बाद एक नए कानून लाए गए। सबसे पहले जब हाउस ऑफ कॉमन्स में बात चल रही थी, हम वो बात जिक्र कर दें आपको, लॉर्ड मैकॉले, आपने नाम सुना होगा। ये लॉर्ड मैकॉले एक ऐसा शकुनी था जिसकी विद्या को कौरवों ने पढ़ करके भारत के पांडवों को अपने गिरफ्त में कर लिया था। वही शकुनी था। जब वो भारत आया और भारत आने के पश्चात उसने पूरे भारत का भ्रमण किया, तो हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट बोला जाता है, वहाँ पर एक स्पीच देता है, एक भाषण देता है इंग्लिश में कि आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर द इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन एनी थीप एंड बैगर इन इंडिया। कि मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया, लेकिन पूरे भारत भ्रमण में मेरे लिए एक भी भिखारी और गरीब इस भारत में देखने को नहीं मिला। उसके बाद ये कहता है ना कोई यहाँ पर चोरी चकारी होती थी, ना लूटपाट होती है, ना किसी प्रकार से किसी पर छीना झपटी की बात आती है, ना कोई एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। ऐसी समृद्ध गौरवशाली परंपरा को देख करके आज मैं गदगद हुआ। और जब ये बहुत अच्छे भारत के बारे में वो बखान कर रहा था, तो बीच में अंग्रेज उठ करके बोलता है, क्या कह रहे हो ये? भारत की तुम प्रशंसा करने के लिए भारत में करते तो फिर भी तुम्हारे लिए दंड मिल जाता, लेकिन तुम ब्रिटिश संसद में भारत की प्रशंसा कर रहे हो। वो तो तुम ब्रिटिशर्स हो इसलिए तुम्हें बख्शा जा रहा है, लेकिन नहीं, कोई और होते तो इस प्रशंसा के बदले होते तुम्हारे लिए कुछ और भी किया जा सकता था। बोले सब सुन लिया, अब ये बताओ इतनी समृद्ध संस्कृति को विनाश करने के लिए क्या किया जाए? यदि तुम ये बताओगे तब तो तुम्हारे लिए यहाँ बोलना आवश्यक समझा जाएगा, नहीं है तो आप मुंह बंद करिए और जाइए यहाँ से। तो उसने कहा पहले समझ तो लो, मैं जो बता रहा हूँ जब तक उस चीज़ पे तुम्हें विश्वास नहीं होगा तो उसको विनाश करने के लिए मैं कुछ बताऊंगा, उस पर विश्वास कैसे करोगे? वो अलग टाइप से कहता था, आप भी कहते हो, बिन जानन के दोष गुनन को कैसे तजिए। आप भी तो गाते हो ये वाली बात कि दोष को भी जानना आवश्यक होता है, दोषी बनने के लिए नहीं, दोष को छोड़ने के लिए। इसलिए दोषों के बारे में पढ़ना जाता है। शास्त्रों में सिर्फ गुणों की बातें नहीं लिखी, दोषों की बातें भी लिखी। 5 पाप भी इसी में वर्णित हैं, 4 कषाय भी इसमें वर्णित हैं, 7 व्यसन भी इसी में वर्णित है। अब कोई कहे कि ये व्यसनों को बताने वाला शास्त्र है कि व्रतों को बताने वाला शास्त्र है, नहीं। दोषों को जब बताया जाएगा और जब दोषों को करने के बाद तुम अपने आप में उससे भयभीत महसूस करोगे, तब तो उससे बचने का प्रयास करोगे। इसलिए दोषों को दोष रूप में बताना भी आवश्यक होता है। ऐसे वो बता रहा है कि भारत में ऐसी समृद्धशाली परंपरा है, इस पर शासन करना होगा। तो तुम जिस लाठी के बलबूते पर उन पर शासन करने गए हो, वहाँ भी कम लट्ठेठ नहीं है। सुन वहाँ भी कम लट्ठेठ नहीं है। मलखम भी खेलना उनको अच्छे से आता है और कुश्ती लड़ना भी उनको अच्छे से आता है। तुम जाओगे तो कभी भी मुँह खा जाओगे। जब ऐसे भारत की सुदृढ़ व्यवस्था को बताया, तो जब अंग्रेजों के मन में भय पैदा हो गया, तो उसी लॉर्ड मैकॉले से पूछते हैं कि तुम बताओ इस भारत पर शासन हमेशा के लिए कैसे किया जाए। बोले हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी तुम्हें बखान कर रहा था, तुम्हारे लिए लग रहा था कि हम भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। अब तुम्हें लगने लग गया कि भारत की प्रशंसा मात्र आधारहीन नहीं है, आधार सहित है। तो उस भारत को निराधार कैसे किया जाए? सुन रहे हो आप लोग? इसलिए मत सुनना
कि तुम आजाद भारत में पैदा हुए हो, इसलिए सुनना, तुम्हें आजादी के खुले माहौल में श्वास लगाने लायक बनाने के लिए किन लोगों ने अपनी श्वास को छोड़ा है, किन लोगों ने अपने पेट काट करके इस आजादी की अलग को बनाए रखा है, किन लोगों ने हथकड़ियों, बेड़ियों और जेल की सलाखों के पीछे अपने आप को भेज करके भी तुम्हें आजाद करने की संकल्प ले डाली थी। उन सबको याद करने के लिए यहां बात कही जा रही है। अरे तुम तो सिर्फ मात्र 15 अगस्त को एक ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये गीत गा करके और झंडा रोहण करके अपने आप को इतिश्री मान लेते हो। कितने लोगों ने इस वतन को ऐसा वेतन दिया कि इस रतन को पाने के लिए अनेक चेतन ने अपने आप को नर्तन करने में भी बहुत सौभाग्य माना। ये नर्तन पाकर के भी नर्तन करते रहे उस समय लोग। नर्तन समझते हो? मनुष्य कुल पाकर के भी कई लोग वहां पर नाचते थे। क्यों नाचते थे? उनके कानून ही ऐसे थे जो ढपली बजवाते थे और तार पर नाच करने के लिए मजबूर करते थे। अब जब इतना गौरवमयी इतिहास देख लिया तो लॉर्ड मैकॉले बोलता है, सुनो, यदि उस भारत पर तुम्हें शासन करना है तो तुम जिस हथकंडे को अपना रहे हो एक दिन हथकड़ी पहन करके वापस आ जाओगे। बोले क्या बोलता? बोले ठीक बोल रहा हूं। तो फिर कैसे किया जाए? सबसे पहले ऐसी समृद्ध संस्कृति की जो रीढ़ है उस रीढ़ को तोड़ दिया जाए। बताओ, कितना भी बड़ा पहलवान हो, यदि स्लिप डिस्क हो जाए तो फिर वो कुश्ती की अखाड़े में अपने आप को नहीं दिखाता, वो तो डनलप के गद्दे पर ही अपने आप को पड़ा हुआ था। क्यों? स्लिप डिस्क हो जाएगी। स्लिप डिस्क समझते हो क्या होता है? रीढ़ के हड्डी की जो क्या बोलते, गुड़िया आपकी भाषा में, गुड़िया जब खिसक जाते हैं तो अच्छे अच्छे पहलवान भी धराशायी हो जाते हैं। ऐसे ही ये बहुत बड़ा पहलवान है भारत, इसको तुम धराशायी कर नहीं पाओगे, इसको चारों खाने से तुम कर नहीं पाओगे, तो फिर क्या करें? इसकी बस स्लिप डिस्क करा दो। तो कैसे कराएं? पहले रीढ़ में समझो कितनी गुड़िया हैं इसके, पहले गिनो, L4 L5। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।